इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म। कैपेसिटेशन क्या होता है? कैपेसिटेशन एक स्टेप है मैच्योरेशन का, स्पर्म की मैच्योरेशन का एक स्टेप है जो कि फर्टिलाइजेशन के लिए ज़रूरी होता है oocyte के साथ। स्पर्म का कैपेसिटेट होना एग के साथ फर्टिलाइज करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और ड्यूरिंग कैपेसिटेशन के टाइम क्या होता है, स्पर्म अंडरगो अ चेंज इन द मोटिलिटी पैटर्न। स्पर्म जो है उसके मोटिलिटी पैटर्न के अंदर जो है वो कुछ चेंज आता है। और जो कैपेसिटेशन होती है वो कहाँ पे होती है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर होती है। और मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर कैपेसिटेट नहीं होता स्पर्म। ऐसा कुछ एनवायरनमेंट की वजह से होता है, जो फेवरेबल एनवायरनमेंट उसको फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में ही मिल पाता है। इसीलिए जो कैपेसिटेशन है स्पर्म की वो फीमेल ट्रैक के अंदर ही होती है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर। और वो क्या क्या फैक्टर्स हैं, वो क्या क्या एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं कैपेसिटेशन के लिए स्पर्म की इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। चलो देखते हैं इसको। फीमेल की बात करते हैं सबसे पहले। फीमेल में एल्बुमिन की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होती है, ठीक है, रिच होती है। स्पर्म को कैपेसिटेशन के लिए एल्बुमिन ज़्यादा चाहिए, कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन चाहिए, कैल्शियम आयन चाहिए, बाइकार्बोनेट आयन चाहिए ज़्यादा क्वांटिटी में, और कोलेस्ट्रॉल कम होना चाहिए, तब जाके स्पर्म जो है कैपेसिटेट होगा। लेकिन मेल के अंदर ये उसका वाइस वर्सा होता है, उल्टा होता है। इसलिए मेल के अंदर वो कंडीशन ये जो है कर नहीं पाता कैपेसिटेट। तो ये हमारे पास कंडीशंस है, इसमें से क्वेश्चन आता है, वो पूछेंगे मेल के अंदर बताओ ऐसी क्या एनवायरनमेंट होता है जिसमें एल्बुमिन के हाई होता है या कम होता है। ये कुछ भी आ सकता है इसमें से, अगर तुम बस इसको याद रखो, समझे। अब उसके बाद क्या है, ये हमारे पास स्पर्म की मेम्ब्रेन है। मान लो ये स्पर्म है, उसकी ये वाली मेम्ब्रेन, ये स्पर्म है, उसकी ये वाली मेम्ब्रेन की बात कर रहा है। इसमें क्या कह रहा है, यहाँ पे स्पर्म में हमारे पास वोल्टेज गेटेड चैनल है, मतलब यहाँ पे मेम्ब्रेन में चैनल्स लगे हुए हैं, कैरियर्स और चैनल्स। कैसे देखो, ये सारी ये सेल सिग्नलिंग की प्रोसेस है। कैसे स्पर्म एक्टिवेट होगा वो बताया हुआ है इसमें, ठीक है। अब सेल सिग्नलिंग का थोड़ा सा पार्ट आएगा इसमें कि क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक प्रोटोन पंप लगा हुआ है, प्रोटोन पंप है, ठीक है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल इसकी। और ये बाहर देख, अब यहाँ पे ध्यान देना, ये ये जो एनवायरनमेंट है ना, ये सेल, ये वाला जितना भी है बाहर, ये सारा स्पर्म के बाहर का एनवायरनमेंट है, ठीक है। जहाँ स्पर्म के बाहर मतलब ये जो अब हम पढ़ रहे हैं वो कहाँ पे हो रहा है, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे बाहर जो है सेल स्पर्म के, क्या होगा, इस स्पर्म के बाहर हमारे पास एल्बुमिन कंसंट्रेशन हाई होगी, ठीक है। अब देखो, जैसे ही एल्बुमिन और कोलेस्ट्रॉल की कंसंट्रेशन बाहर इसको ज़्यादा मिलती है ना, तो ये प्रोटोन पंप ओपन होके प्रोटोन प्रोटोन की पंप। अब देखो, कोलेस्ट्रॉल कम होता है, अगर कोलेस्ट्रॉल कम है तो कोलेस्ट्रॉल का इफ्लक्स होना शुरू हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल जैसे ही बाहर जाएगा ना, तो मेम्ब्रेन की पोलैरिटी जो है ना वो चेंज हो जाएगी, समझे। मेम्ब्रेन की पोलैरिटी चेंज होने की वजह से प्रोटोन पंप ओपन होगा। प्रोटोन पंप ओपन होने की वजह से बाइकार्बोनेट आयन के जो चैनल्स हैं वो ओपन हो जाएंगे, ये वोल्टेज गेटेड है दोनों। बाइकार्बोनेट के आयन है, कैल्शियम मूव करा, उसको मेंटेन करने के लिए कैल्शियम आयन सारे आपस में काम करेंगे मिलके, ठीक है। तो कैल्शियम आयन जाएगा आएगा, तो क्या होगा, ये एडिनाइल साइक्लेज है, जो तुम्हें पढ़ा होगा कि सेल साइक्लिंग में एक मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है एडिनाइल साइक्लेज, ये गेट के साथ मिलके काम करता है। देखो अब ये क्या होगा, एटीपी, ये एटीपी एनर्जी रिक्वायर्ड प्रोसेस है, एटीपी लगेगी, एटीपी से साइक्लिक, एटीपी से जैसे ही हमारे पास कैल्शियम आयन अंदर आएंगे ना और बाइकार्बोनेट आएंगे, एडिनाइल साइक्लेज एक्टिवेट होगा एटीपी से साइक्लिक ईएमपी में। साइक्लिक ईएमपी क्या करेगा, फोस्फ साइक्लिक ईएमपी क्या करता है, फोस्फोराइलेट काइनेज को एक्टिवेट कर देगा, फोस्फोराइलेट काइनेज ए को एक्टिवेट कर देगा। इसकी वजह से क्या होगा, फोस्फोराइलेट काइनेज ए ने क्या किया, फोस्फोराइलेट, ये देखो ये इनहिबिटरी काइनेज है, और ये फोस प्रोटीन टायरोसिन फोस्फेटेज पीटीपी, समझ आई। इसको तो इनहिबिट कर, ये टायरोसिन फोस्फेटेज। अच्छा देखो, काइनेज और फोस्फेटेज में डिफरेंस क्या होता है। काइनेज क्या करता है, फोस्फेट ऐड करता है, फोस्फेटेज क्या करता है, उसको रिमूव करता है। उसका ये देखो, यहाँ अब क्या होगा, टायरोसिन काइनेज जो है ये क्या करे, ये एक्टिवेट हो जाएगा और ये इनहिबिट हो जाएगा। जब ये इनहिबिट हो जाएगा तो इसकी एक्टिविटी खत्म हो जाएगी इसके ऊपर। तो क्या होगा, ये एक्टिवेट होगा तो इसकी एक्टिविटी इसके ऊपर हो जाएगी, तो क्या करेगा, प्रोटीन टायरोसिन की फोस्फोराइलेशन कर देगा। जैसे ही फोस्फेट ग्रुप ऐड हुआ ना, फोस्फेट ग्रुप ऐड होने की वजह से वो कैपेसिटेशन हो जाएगी उसकी, किसके अंदर, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। तो हाइपर एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म, टेल
मूवमेंट हो जाएगी, ये टेल मूवमेंट है, टेल मूवमेंट और मेटाबॉलिक एक्टिविटी उसकी स्टार्ट हो जाएगी। ये कैपेसिटेशन है, ये ऐसे कैपेसिटेशन होती है। इसमें जो हमारे पास ये मेम्ब्रेन थी, इसका क्या रोल था? इसका सिर्फ ये रोल था कि हमें जो है यहाँ पे फोस्फेट ऐड करवानी थी। वो सिर्फ इस एनवायरनमेंट के रोल से यहाँ पे फोस्फेट ऐड हो पा रही है। कैपेसिटेशन इज अकर्ड यूजुअली इन इस्थमस। कहाँ पे, ये याद रखना कहाँ पे होती है? CI से याद रखो, CI, कैपेसिटेशन इन इस्थमस। CI मतलब जो भी है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव है, ठीक है। ये वेजाइना देखो, अभी ये ओवरीज है। अब यहाँ पे इसके बीच में एम्प्यूला इस्थमिक जंक्शन के बीच में हमारे पास यहाँ पे, यहाँ से स्पर्म आता है और ये एग होता है। स्पर्म और एग के बीच में फर्टिलाइजेशन यहाँ होती है। तो ये इस्थमिक जंक्शन है, यहाँ पे इस्थमस है, ठीक है। ये इस्थमस कैपेसिटेशन हमेशा इस्थमस के रीजन में ही होती है, क्योंकि वहाँ पे ये कंडीशंस जो हमें चाहिए थी वो वहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। ये इस्थमस किसका पार्ट है? ओविडक्ट का पार्ट है। बट कुड बी अक्कर्ड एट एम्प्यूला एज वेल। एम्प्यूला में भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है कंडीशन कैसी है वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद उसके लिए कंडीशंस कौन कौन सी हैं? हाई एल्बुमिन होना चाहिए, ये एल्बुमिन ज़्यादा होना चाहिए, बाइकार्बोनेट आयन ज़्यादा होना चाहिए, कैल्शियम आयन, सारा कुछ ज़्यादा होना चाहिए। बस कम क्या होना चाहिए? कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, बस और कुछ नहीं, कोलेस्ट्रॉल कम होना चाहिए। उसके बाद इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ हाई एल्बुमिन कोलेस्ट्रॉल। क्या होगा जब हाई एल्बुमिन होगा? क्या हाई एल्बुमिन की वजह से बाहर कोलेस्ट्रॉल कम होने की वजह से, ये कंडीशन होने की वजह से कोलेस्ट्रॉल का इफ्लक्स होना स्टार्ट हो जाएगा। अकर्स फ्रॉम, कहाँ से? स्पर्म मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ। उसके बाद क्या होगा? पोटेशियम इफ्लक्स डेवलप हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर पोलराइजेशन होनी शुरू होगी। ओपनिंग जिसकी वजह से क्या होगा? कैल्शियम बाइकार्बोनेट आयन वोल्टेज गेटेड चैनल लीड्स टू द इन्फ्लक्स ऑफ द कैल्शियम एंड बाइकार्बोनेट आयन के इन्फ्लक्स होनी स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा? एडिनाइल साइक्लेस क्या करेगा? साइक्लिक AMP बनाना शुरू कर देगा। कहाँ से? फ्रॉम ATP। समझ आई? उसके बाद नॉट ओनली एट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे नहीं, बट एट साइटोसोलिक एज वेल एज। अब ये चेंजेस ऑब्जर्व्ड लीड्स टू, अब क्या होगा? इसमें कह रहा है कि साइट इस उसके स्पर्म के साइटोप्लाज्म के अंदर चेंज होने की वजह से हमें क्या क्या दिखेगा? विग्रस टेल मूवमेंट, टेल की मूवमेंट तेज हो जाएगी। मेटाबॉलिक रेट जो है हाई हो जाएगा, मतलब हाइपर एक्टिवेशन हो जाएगी। थर्मोटैक्सिस, अब यहाँ थर्मोटैक्सिस और एक कीमोटैक्सिस होती है। अब उसकी बात वो देखो होता क्या है। हमारे पास ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये ओवरी। अब क्या होगा? मान लो यहाँ से स्पर्म आया, ठीक है, विजाइना से एंटर किया, यहाँ पे लिक्विड था, सीमन वगैरह जिसके अंदर स्पर्म था, ठीक है। अब स्पर्म हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है। स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज में होता क्या है? अब स्पर्म को तो नहीं पता ना कि उसने एग के साथ फ्यूज करना है, उसको तो कुछ नहीं पता। वो तो एक हमारे पास एक सेल है, जो जिसको जो एनवायरनमेंट मिलेगा उसमें कोशिश करेगा सरवाइव करने की। तो यहाँ पे ना हमारे पास स्पर्म है कई सारे, मिलियंस ऑफ स्पर्म रिलीज होते हैं, ठीक है। मिलियंस ऑफ स्पर्म में से 400 to 500 स्पर्म रह जाते हैं। अब देखो क्या होता है। अब एग तो यहाँ तक ही रहता है, बस एग इसके बाद नहीं आएगा, एग हमेशा यहाँ तक रहेगा। एम्प्यूला स्टमक जंक्शन, यहाँ से एग बना, यहाँ चला गया, अब यहीं पे वेट करेगा स्पर्म की। तो होगा क्या? यहाँ से स्पर्म को कैसे पता कि मैंने यहाँ पे पहुंचना है? वो तो देखो, हमने पढ़ा कि उसकी जो मूवमेंट होती है ना, वो विग्रस टेल मूवमेंट होती है। उसको नहीं पता होता कि हमने मूव मूव कहाँ करना है, वो ऐसे ऐसे मूव कर रहा होता है, ऐसे ऐसे एक ही जगह पे। लेकिन लेकिन बाद बाद में क्या होता है? ये जो हमारे पास देखो, दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो केमिकल पे और एक टेम्परेचर पे। अब देखो, जैसे ही हम अब जैसे ही हम यहाँ से यहाँ मूव करते हैं ना, यहाँ से यहाँ, अगर इसका एनवायरनमेंट देखें तो यहाँ से यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज होता है, समझे? टेम्परेचर यहाँ से यहाँ तक टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब ये स्पर्म जो है ना, स्पर्म टेम्परेचर के ग्रेडियंट को डिटेक्ट कर रहा है, मतलब लो टेम्परेचर से हाई की तरफ जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो क्या कर रहा है? थर्मोटैक्टिक, टैक्सिस बोलते हैं इसको, जो ग्रेडियंट के रिस्पॉन्स में मूव करे उसको बोलते हैं टैक्सिस। अगर टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो वो वहाँ पे थर्मोटैक्सिस होगी। लेकिन इसके साथ साथ क्या होता है? स्पर्म इस टेम्परेचर को डिटेक्ट करता करता यहाँ तो चला जाता है, लेकिन तो ये एग जो है ना यहाँ पे बैठा हुआ, ये एग क्या करेगा? केमिकल रिलीज करेगा। तो केमिकल की कंसंट्रेशन एग के पास ज्यादा होगी और इस फैलोपियन यहाँ पे जो ये यूट्रस है उसमें कम होगी। तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा स्पर्म, ठीक है। हाई कंसंट्रेशन एग के पास है तो हाई कंसंट्रेशन का तुम मूव करेगा। इसको बोलते हैं कीमोटैक्टिक मूवमेंट। समझ आई? इसको इसीलिए ये कह रहा है कि रिस्पोंड करता है
थर्मोटैक्सिस के, क्योंकि उसको एग के पास पहुंचना है, इसीलिए वो एग के पास पहुंचता है। इसके बाद एक्सपोजर ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम्स एंड रिसेप्टर्स। अब देखो, अब यहाँ पे बताऊंगा, ये स्पर्म है, इसके बाद आएंगे, यहाँ पे लगे होते हैं SEC कर बहुत सारे रिसेप्टर, ये एक्रोसोम है, ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे रिसेप्टर लगे होते हैं, वो बताता हूँ वो कैसे होते हैं, आगे देखते हैं। मतलब जैसे इसका मतलब क्या है कि कैपेसिटेशन के बाद ना उस स्पर्म की मेम्ब्रेन के ऊपर जो है रिसेप्टर आ जाते हैं,